हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुफ्ती मुबश्शिर ज़ैदी कवी अपनी 2 कंदीलों के साथ हाजिर खिदमत हैं। मुफ्ती साहब ये क्या बात हुई भाई? यार टोपी पहनाऊं तुम्हें? तू पता नहीं तुझे टोपी बना देंगे। ये इनकी हसरत है। अच्छा। ये दोपहर से जो नशरियाती मशीन में गन्ने की तरह 2 किरदारों को जो है उनका रस का आखिरी कतरा तक निचोड़ने के बाद अब जो है ये हम पे आ गए। नहीं, इस सब्जेक्ट पे देखें, इसलिए नहीं करना कि हमारे साथी एंकर नुसरत जावेद इसका हक अदा कर चुके हैं 8 बजे में, खासी उन्होंने तफसीली वो कर लिया है, तो जाहिर है उनके बाद गुरु हैं हमारे, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हमारे पास भी एक आइटम मुफ्ती साहब अकेले आने में हमारे पास भी एक आइटम नंबर है और ईरानियत से भरा हुआ, और वो लेकिन शो के एंड तक रखेंगे एज ए टीजर ताकि लोग देख लें, ताकि लोग देख लें या कम से कम एंड में वापस चैनल सर्व करके वापस आ जाएं। उम्मीद तो यही है। वो जैसे वो नहीं बेचता सदर में सांडे का तेल, वो कहता आखिर तक नहीं जाता यार कि ये एल्बम जो है इसमें बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, लेकिन ये आखिर में दिखाऊंगा। वो सारी तकरीर करने के बाद निकल लेता है। आपने खरीदा था? हाँ? चलिए छोड़ दे जी। हाँ, खरीदा था। नहीं, आप मतलब टोपी पहना दी उसने। बिच्छू के तेल वाला मजमा नहीं देखा है, तो वो जो है इस पर किसी और दिन बात करेंगे। बहरहाल आज ही क्यों ना करें यार। बिच्छू के तेल वाले मजमे में क्या होता है? सर, बिच्छू के तेल वाले मजमे में भी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी, लेकिन वो तस्वीर से ज़्यादा सौती तासुरात से बताने की कोशिश करता है। आज आप वाकई आखिर में सांडे का तेल बेचेंगे या सिर्फ बातें कर रहे हैं? सर, हम आखिर में ओरियानियत बेचेंगे, आप देखिएगा ज़रा। ओरियानियत ओरियानियत नहीं, ओरियानियत। लेट्स नॉट गिव इट अवे यार। हाँ, मतलब ये टीज़र है। भारत आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह साहब के साहबजादे अवैस शाह जो अगवा हुए कल, अब 30 घंटे से ज़ायद अरसा हो गया है और अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। गाड़ी लास्ट टाइम टीपू सुल्तान रोड पर ही देखी गई कल, और उसके बाद वो गाड़ी कहाँ गई किसी को नहीं पता। क़यास आराइयाँ बहुत सारी हुई, बहुत से चीज़ों के ऊपर हमने भी लोगों से बात की जो लोग तहकीकात कर रहे हैं, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ पहलू देख रहे हैं। तो जो चीज़ सामने आ रही है उससे लगता ये है फ़िलहाल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से कि शायद ये शहबाज तासीर और अली गिलानी की तरह की एक अगवा की वारदात है। लेकिन परेशान कौन इसलिए है कि जहाँ से उनको उठाया गया वो एक बड़े सुपर स्टोर की पार्किंग थी, वहाँ पर सिक्योरिटी भी थी, आसपास थोड़ी सी पुलिस की मौजूदगी की भी इत्तला है। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी, और कहा यह भी जाता है एक जो अगवाकार ने पुलिस की टोपी भी पहनी हुई थी, जिसके बायस ना सिक्योरिटी गार्ड्स ने और ना ही पुलिस ने कोई एक्शन लेना ज़रूरी समझा, और उनका ये ख्याल था कि शायद कोई स्पेशल ब्रांच या कोई ऐसे प्लेन क्लोथ पुलिसमैन जो हैं वो किसी को पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला हुआ की बिजनेस के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। यूनिफॉर्म्स भी और टोपी कहीं से ढूंढना या ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एक तो ये किस्सा हुआ है, और फिर डॉक्टर अब्दुल खलीक अहमद जो अहमदी हैं उनको भी कल अहमदी डॉक्टर उनका कत्ल किया गया कल परसों ना, मेरा ख्याल चले पिछले 2 रोज में। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। वो भी हुआ है और उनकी भी टारगेट किलिंग हुई है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि लाइट गई है और किसी ने उनको उसी दौरान जो है क्लिनिक में जा कर के सिर्फ एक बुलेट चली है, उनको जो है ना शूट किया गया है, जिसमें वो जाँ बहक हुए। तो इससे सिर्फ साबित ये हो रहा है कि ये सारी जो प्लानिंग है, अब जो सीसीटीवी फुटेजेस चीफ जस्टिस के साहबजादे की अगवा की भी आई हैं, तो वो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो गाड़ी सिंध हाई कोर्ट से जब वो निकले हैं उनके पीछे पीछे थी, वहाँ से रैकी करके आई। जब वो स्टोर के अंदर गए हैं उस वक्त उन्होंने वेट किया कि पहले वो स्टोर के अंदर सारी शॉपिंग करके जैसे बाहर आए। और इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि किसी को ज़रूर पता था कि उन्होंने कहीं जाना है, और जो है अफ्तारी तक किसी को इल्म नहीं हुआ कि वो गायब हैं। देखिए, प्रोफेशनल किडनैपिंग थी। और अच्छा, पुलिस का कहना है, कल रात ये बयान आया था कि उनको नहीं लगता कि जाहिर है कि ये मामूली किडनैपिंग नहीं है, इनको शायद किडनैप किया गया है एज अ बार्गेनिंग चिप। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये बात सच है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रैंसम के लिए किडनैप कर रहे हैं तो शायद आप सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पर हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारा पुलिस प्रेशर, सारा इंतजामिया का प्रेशर आप पर होगा। तो फिर इससे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह शहबाज तासीर
का अफवाह हुआ था, अली हैदर गिलानी का अफवाह हुआ था, उनको भी एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। तो मुझे भी लग रहा है कि ये क्योंकि टीपू सुल्तान रोड की तरफ जाने का बार्गेनिंग जो वो ये था, बार्गेनिंग फॉर एग्जांपल अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने बंदे रिहा करने के लिए एज अ क्विड प्रो को नहीं, लेकिन वो तो इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं या फौजी अदालतों में चल रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के वो तो स्टेट से बार्गेन करेंगे ना सर, वो दे विल नॉट गो फॉर, वो तो स्टेट को क्या था, अली हैदर गिलानी का वो वजीर आजम तो नहीं थे ना यार। बात सुनो, एक और एंगल भी है जिस पे थोड़ी बहुत बात हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। दूसरी बात ये कि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे खुद भी जो अगवा हुए हैं, और जाहिर है कि रकम का लेन देन का तनाज़ा भी हो सकता है। सर हो सकता है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, इसको रूल आउट हम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लेकिन अनलाइकली लगता है, क्योंकि जिस तरह की इमैक्युलेट प्लानिंग हुई है ना, जिस तरह पुलिस नंबर प्लेट के साथ, सर अगर कोई पार्टी का इस तरह मसला होता कि किसी कोई मौक्किल की किसी का कोई मसला हो, कोई आम आदमी तो नहीं था ना। यही तो बात है ना सर, प्लानिंग तो अगर प्लानिंग बिल्कुल अपनी जगह, इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। मैं इसको थोड़ा अंडर प्ले इसलिए करूंगा क्योंकि जिसने अगर रकम के लिए अफवाह किया है उसको पता है कि भाई पूरी पुलिस, पूरी स्टेट मशीनरी हमारे पीछे ही होगी, तो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो, हाँ, वो भी तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होती है ना, रकम के लिए किडनैप करना। तो टेररिस्टों के लिए बार्गेनिंग में भी रिस्क टू बेनिफिट होती है, लेकिन उनके रिस्क टू बेनिफिट रेशियो थोड़ा मुख्तलिफ। लेकिन आप ये देखें ना, 4 घंटे का डिबेट है जिसमें पैच आया है ना, उसमें यही है। मेरी जो थोड़ी इन्वेस्टिगेटर से मेरा ये ख्याल था कि जब वो कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान रोड के ऊपर लास्ट टाइम देखी गई, तो हो सकता है वहाँ से वो उनको नेशनल हाईवे की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करें। ये कल भी मसला हल हो सकता है और इसको 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इस दौरान जो पिछले 3-4 दिन में मीडिया ये भी कह रहा है कि वारदातों में कंपैरेटिवली तेजी आई है। लूट मार के वाकयात, या तो हो सकता है ईद के हुजूम की वजह से, रमज़ान यकम रमज़ान से लेके आज तक 761 मोबाइल स्नैचिंग्स हुई हैं कराची में। कराची ओके जी, 816 मोटरसाइकिल स्नैचिंग, 46 कार्स, और अभी 4 एक्सटॉर्शन केस सामने आए हैं। अब जाहिर है कि ये जो आपने आदाद शुमार दी, इसका मवाजना कुछ पिछले दिनों से कर रहे हैं? पिछले दिनों नहीं, अभी तो मैं आपको सिर्फ इस माह की दे रहा हूँ। पिछले माह बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन थी, क्योंकि पहली दफा आपको पता है कि कराची में जिस तरह के हालात थे, तो पिछली साल ऑपरेशन वगैरह के बाद 10 ईयर रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ईद सेल्स का। और रमजान में और ये है 70 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स परचेज हुए हैं कराचीइट्स के ऑन ईद। 2015 की बात, 2000 ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल रमजान में कुछ कम स्ट्रीट क्राइम रहा है, हालांकि अगर आप हर साल का पैटर्न निकालें तो ये होता है। अभी तो मतलब क्यों 2015 की 70 बिलियन की सेल अगर हुई भी है, तो 2016 के आदाद शुमार तो अभी नहीं आए, तो अभी जूरी इज आउट। क्या पता कि हो सकता है 80 बिलियन हो भी सकता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं, इनका जाहिर है कि जैसे एक दो इस तरह की वारदातें होती हैं तो एकदम नारा शुरू हो जाता है ना कि जी क्या ऑपरेशन फेल हो गया है, क्या कराची दोबारा उन्हीं हालात की तरफ जा रहे हैं। तो जरा वो भी ज़रा गौर करते हैं कि वो हालात थे क्या। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा। 2011 में HRCP के मुताबिक 1000 लोग कराची में कत्ल हुए, ज़्यादातर टारगेट किलिंग में। उनका कहना था कि जी 16 साल के बाद ये सबसे बदतरीन साल रहा है। लेकिन फिर अगला साल आया, ठीक है, और 2012 में CPLC के मुताबिक 2124 लोग कत्ल किए गए, जो 20 साल रिकॉर्ड था। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार इससे बुरा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर 2013 और 2013 वाज द डेडलीस्ट ईयर इन कराची। 3251 पीपल, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च हुआ। और ऑपरेशन के मतलब जानी फायदा तो अपनी जगह, माली फायदा भी बहुत हुआ है। ये एक फॉर एग्जांपल आज मार्च में ही डॉन पर एक खबर शाया हुई थी कि रियल एस्टेट बूम हुई है, और उसमें स्टोरी में मरकजी किरदार थे अब्दुल कदीर, जो बिल्डर थे, कराची में ब्लॉक ऑफ लाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भट्टा लेने वाले आए, उसके पास उन्होंने कहा $20,000 दो तो हम तुम्हें काम करने देंगे। उसने इनकार किया तो उसके दोनों टांगों में गोलियां मार दी। अब वो दोबारा बिजनेस में आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसका ये भी कहना है, बहुत और लोगों का भी कहना है कि जी जब तक ऑपरेशन चलेगा
तो ये शायद बेहतरी की तरफ हम जाएं, लेकिन एक दफ़ा जब ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा? नहीं, लेकिन अब ये 10 दिन का पैटर्न प्लस चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा तो ये वो कर रहा है ना, ऑपरेशन तो कोई डेफिनेट राय कायम नहीं करनी चाहिए। नहीं, जाहिर है अभी यू शुड नॉट जंप द गन जैसे कहते हैं। अब मसला वही है कि सस्टेन कैसे करेंगे। वो जो आपकी बात है ना कि ऑपरेशन तो चल रहा है, अब ऑपरेशन जो है कि 2050 तक तो नहीं हो सकता कराची में, जाहिर है उसकी भी कोई हद होगी। तो ऑपरेशन कब तक होगा और उसके बाद सस्टेन कैसे करेंगे और कौन करेगा, कंसोलिडेट कैसे करेंगे? देखिए कुछ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस होते हैं जनरली, क्लियर, बिल्ड, होल्ड। ठीक है, क्लियर आपने कर दिया, चले आपने ग्रुप्स को ब्रेकअप कर दिया, लेकिन वो फिर रिफॉर्म करके अपने टैक्टिक्स चेंज करके भी आते हैं। और अब ये भी देखें कि अगर कराची में खुशहाली होगी तो मुल्क का फायदा है, तो जाहिर है कि जो अनासिर नहीं चाहता कि मुल्क का फायदा है वो सपोर्ट करें। देखो मैं इसको कराची को एक पेशेंट के तौर पे देखता हूँ। इस टेबल पे वो उसका ऑपरेशन हो रहा है, वो एनेस्थीसिया उसे दिया गया है। अब जब एनेस्थीसिया के उससे फजा से वो बाहर आएगा, उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करता है उससे फैसला होगा कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं। मैं इसको ऐसे देखता हूं। और देखें एंड ऑफ द डे तो पुलिस को ही संभालना पड़ेगा, तो यही है। हाँ, लेकिन ये कि जाहिर है चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा इज वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स शहबाज तासीर, और वो जाहिर है दोनों पंजाब में हुई थी और यहाँ कराची की पहली, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम इतनी हाई प्रोफाइल किडनैपिंग लगी हुई थी। अब बस दुआ हम यही कर सकते हैं कि ये चंद सालों तक ना जाए, जितना चंद दिनों में हल हो जाए इंशाल्लाह। हम भी दुआगो हैं कि चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे वो जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराया जाए और वो घर वापस आएँ। इस वक्त एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने यानी मई में 26 मई को हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक ख्वाजा सराफ पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया था। उनका नाम था अलीशा। उनके बारे में जिन हालात में इंतकाल हुआ, खांसी लेदे हुई। 23 मई को उन्हें 4 गोलियां लगीं। शदीद ज़ख्मी हालत में उनके साथी उन्हें रेडिंग अस्पताल लेके आए, एमरजेंसी में लेके आए। एमरजेंसी में वो अलीशा तड़पती रही। जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने नॉन सीरियस लिया और जब तिब्बी इमदाद दे रहे थे तो उनसे अजीब व गरीब सवालात भी पूछते रहे कि तुम नाचने गाने के अलावा क्या करती हो, और तुम मर्द के साथ जाती हो तो कितने पैसे वैसे लेती हो, इस तरह और हंसी मजाक तमस्खुर जो है उड़ाया जा रहा था। उसके बाद खासा खून तो वहीं बह गया। फिर उन्हें जो है तलाश शुरू हुई कि फ़ीमेल वार्ड में उनको दाखिल किया जाए या मेल वार्ड में दाखिल किया जाए, लेकिन वहाँ भी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं। कोई 4-5 घंटे बकौल उनके साथियों के लगे और उसके बाद उन्हें ऑर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल किया गया। वहाँ भी अगर उनका ऑपरेशन इमरजेंसी में हो जाता तो जान बच सकती थी, लेकिन वो ऑपरेशन भी 24 घंटे बाद हुआ तो तीसरे दिन उनकी मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, ये तो हो गई खबर। खासा एहतजाज भी हुआ। हाँ, जी हाँ, क्योंकि टोटल नेग्लिजेंस थी। एहतजाज के बाद ही तो ये बातें सामने आई हैं। ये हम आज क्यों पेश कर रहे हैं ये तफसील? वजह यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई महकमा सेहत है उसने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी, 5 रुकनी तिब्बी माहिरीन की इंक्वायरी थी। उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। उस रिपोर्ट में लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उससे इस्तदा की गई है कि जो कुछ लोग हैं जिसमें कि लेडी रेडिंग के मेडिकल डायरेक्टर, एक्टिंग मेडिकल डायरेक्टर, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और ऑर्थोपेडिक वार्ड का अमला मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। लिहाजा उनके खिलाफ पर्चे कटवाए जाएं और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले भी सूबाई महकमा सेहत ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी, लेकिन वो इतनी नरम थी
कि उन्होंने उसको पढ़ते ही फेंक दिया था कि ये क्या फ्रॉड है। उसके बाद ये इंक्वायरी ऑर्डर हुई। अब मुश्किल ये है कि 2015 से लेडी रेडिंग हॉस्पिटल जो है बिल्कुल एक खुद मुख्तार इदारा है। वहाँ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उनके फैसले क्या होना है क्या नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो तय करता है। हुकूमत कहती है कि हम सिर्फ ये रिपोर्ट और इसकी सिफारिशात ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पेश कर सकते हैं, बाकी से जो करना है उन्हें ही करना है। अब वो करते हैं या नहीं एक अलग बात है, लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि एक ऐसे तबका, यानी ख्वाजा सराओं का तबका जिन्हें कि इंसान ही नहीं समझा जाता, कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ कि वो ठीक है, वो मर गई, उसके बावजूद नोटिस लिया गया, एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, उसने सिफारिशात पेश की। तो मेरे ख्याल में तो ये भी एक पाकिस्तान जैसे माहौल में बड़ी पेशरफ्त नहीं, बेशक। और पता है ये, आई मीन दिस गोज टू द क्रेडिट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरोक्रेसी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। और आप उनके पुलिस के निज़ाम को भी देख लें, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बाकी सूबों के निस्बत बहुत बहुत बेहतर है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होती है, मेरिट पर काम होता है। अगेन हमारे यहाँ जिस तरह निज़ाम चलता है उसको मद्देनज़र रखते हुए दिस इज़ अ गुड थिंग। हाँ, लेकिन उसके बावजूद तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं या ख्वाजा सरा हैं, उन पे हमलों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और पिछले 1 माह के दौरान 4 मजीद ख्वाजा सरा और खैबर पूरे साल के स्टेटिस्टिक्स निकालें तो काफ़ी इस साल के तकरीबन 6 महीनों में लगभग 50 जो हैं उन पे हमले हो चुके हैं, जख्मी हुए हैं या हलाक। और ये सिर्फ पेशावर में नहीं हुए, ऐसा उसके बाद पिंडी में भी हुआ, पिंडी में भी ख्वाजा सराओं ने। अच्छा, कॉमन थ्रेड क्या है? कॉमन थ्रेड ये है कि यूजुअली कहीं किसी और किस्म का काम नहीं मिलता, तो फिर वो इसी वल्नरेबल और ख़तरनाक काम की तरफ उनको जाना पड़ता है। और क्योंकि पहले ही मार्जिनलाइज्ड है, सोसाइटी के मार्जिन्स पर है, तो इनको निशाना बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बारे में भी कुछ गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है उसमें जो है उन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात की है कि इनको, ऑल्दो थोड़ा सा उसमें यह है कि सिलाई कढ़ाई की हद तक है, लेकिन एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से उनको ऐसे शोबों में ले आए, कोई हुनर सिखा दिया जाए कि वो शायद रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजार सके, भीख ना मांगे, और जो जिस तरह का सेक्स ट्रेड उनका वो चलता है वो ना हो। और जो कि एक खुशाइन बात है, ऑल्दो उनको इक्वेट किया गया है कि वो डिसेबल्ड की तरह ही हैं, मतलब उस कैटेगरी में डाला गया है, उस कैटेगरी में डाला मतलब ये पैसा माजूरों के बजट में से दिया गया, तो वो थोड़ा सा है, लेकिन बहरहाल बजट में डाला गया है उनके लिए। और अगर ये किसी तरीके से मेरे ख्याल में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एटलीस्ट उनको कोई इज़्ज़तदार रोज़गार का जो है ना मौका, ये चीज़ें ज़ाहिर है एक दफ़ा में कोई आइडियल वो नहीं बन जाएगा, लेकिन बेबी स्टेप्स छोटे छोटे होते हैं जो हमारे मार्जिनलाइज तबके हैं हमारे माशरे के, उनके लिए अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो लेट्स अप्रिशिएट। नहीं बिल्कुल। कोई मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद, शायद महात्मा गांधी ने कहा था या किसी और ने कहा था कि अगर आपने किसी माशरे को गेज करना है, जज करना है, तो आप, उन्होंने बात की थी कि वो देखें कि वो जानवरों के साथ कैसे सलूक करते हैं, लेकिन अगर हम इनको इंसानों की मिसाल दें तो आप ये देखिए कि जो सबसे कमज़ोर तबके हैं माशरे के, उनके साथ कैसा सलूक होता है, ये आपका एक बेंचमार्क होता है, एक बेसिक बेंचमार्क। अच्छा, मुझे तो ये लगता है पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, इवन इंडिया में भी जी, अभी मैंने खबर पढ़ी थी कि वो जो अफ्रीकन काले हैं, जी हाँ, वो उनकी जान के दुश्मन है। दिल्ली में इतने कत्ल हो गए हैं, वो बेचारे स्टूडेंट्स हाल में ही एक केस। अच्छा, हैं तो सब हम एक दूसरे के भाई ना। मुझे ये लगता है कि ये जो खित्ता है हमारा जनूबी एशिया, इसमें नस्ली अक़लियत हो, मजहबी अक़लियत हो या जिनसी अक़लियत हो, सबको एक लाठी से हाँकने की रिवायत मौजूद है। लेकिन सर ये दुनिया भर में नहीं है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जो एशियंस के खिलाफ आपको पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा वो हुआ था, फिर अमेरिका में जो आजकल अल्लाह बचाए यूरोप में भी जो चल रहा है, ट्रंप साहब से, या यूरोप में भी जो चल रहा है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ है या वो जो है दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। लोग इंसान है, हाँ, इंसान को तुम मौका दोगे तो वो हमेशा कमजोर के ऊपर जुल्म ही करेगा। और इसका ये मकसद नहीं है कि हम अपने आप को डिफेंड करें कि हमारा ज्यादा बुरा दिखाएं, ऐसा नहीं है। बात होती है कि रियासत कितना एक्शन लेती है, और ये चलो कम से कम हमने थोड़ा बहुत इसकी एक झलकी देखी है।
अब उम्मीद ये है कि इसी तरह काम चलता रहे, क्योंकि ओवरऑल माशरे की बेहतरी भी इसी में ही क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया पे एक कैनेडियन एमपी का इंटरव्यू पढ़ा था। क्रिश्चियन है, कनाडा में है, और उन्होंने मुसलमानों की यकजहती के लिए उनके साथ रोज़े रखे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं भी रोजे रख के देखूं कि कैसा होता है, और फिर उन्होंने कहा कि भाई जो अच्छा ठीक है, सिंबलिज्म के तौर पे ये ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले लाहौर में भी शिया सुन्नी जो है वो बादशाही मस्जिद में इफ्तार हुई है, और वहाँ सिंबलिज्म भी जरूरी होती है। हाँ, सिंबलिज्म। लेकिन सिंबलिज्म देखिए, सिंबलिज्म जो है ना वो आप, लेकिन यार हम लोग सिंबलिज्म के बाद मुतमईन नहीं हो जाते क्या कि बस ठीक है हमने अपना फर्ज अदा। सर हम कहते हैं कि हमें सिंबल भी मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। कौन से राइट, हम इतने सताए हुए हैं कि हमें कोई इतने अंधेरे में है कि हमें कोई एक हल्की सी रोशनी की झलक आ जाए, ट्रेन ही हो, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन हम कहते हैं कि यार शुक्र है यार कुछ थोड़ा सा इस अंधेरे में उजाला तो नजर आया, और कोई बात नहीं यार, जीने के हक पे जो कि अल्लाह ताला की तरफ से इनायत हुआ हुआ, तो वरना उस पे ही कट नहीं लगा हुआ। बाकी तो आप किसी से, आम आदमी से पूछ लें कि क्या आपके हकूक दिए गए हैं आपके आइन के अंदर। देखिए तालीम और सेहत वो स्टेट ने अपने जिम्मे रखा हुआ है, और अपने जिम्मे का मतलब है अपने जिम्मे कर लिया है, और आपको जो है ना कहाँ रखा हुआ है अपने जिम्मे में? भाई आइन में है। अच्छा आइन में मैं वैसे कह रहा हूँ ना, लिखा हुआ है ना, लेकिन वो चीज़ नहीं होती, और ना ही हमारी कौम शायद तैयार है कि वो खुद जाकर के उस हक को मांगे, और तो वो हक जाहिर है अब बहरहाल जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो गलत बात हो रही है उस पर तनकीद भी करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बेबी स्टेप्स जैसे आप कह रहे हैं जो लिए जा रहे हैं उनको भी हम नजरअंदाज करें। हाँ, क्योंकि माशरा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है ना। ये जो फर्क सिर्फ ये होना चाहिए कि जब आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं तो आप मुतमईन ना हो जाए, यार देखो बेबी स्टेप ले लिए, नहीं, बेबी स्टेप का मतलब है कि आप थोड़ा सा स्पेस लिया, अब उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश करें, मुतमईन ना हो जाए। बेबी स्टेप का ये मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट। लेकिन वो कम से कम उस सोच से तो निकलेंगे ना हम के एक मसीहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा तो एक मैजिक वॉन्ड जो है ना यूं करके हिलाएगा और सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लोग रिश्वत लेना बंद कर देंगे। लाइट स्विच नहीं है। हाँ, लाइट स्विच नहीं है, ये ट्यूबलाइट है, कभी कभी फड़कती है, कभी कभी बंद भी हो जाती है, फिर दोबारा एंड में, लेकिन एंड में इंशाल्लाह उजाला है। चले बैक टू रियलिटी, बैक टू न्यूज़ अपडेट्स, और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ऐसा नहीं है कि सब बुरी खबरें होती हैं, कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं, लेकिन तलाश करनी पड़ती हैं। जैसे ये खबर कि ब्रिटिश हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि 68 साल पुराने हैदराबाद दक्कन फ़ंड पे पाकिस्तान का दावा मुस्तरद कर दिया जाए। ये भारत की जो दरख्वास्त है मुस्तरद हो गई है। इस फैसले का पस मंज़र ये है कि आज से 68 बरस पहले 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म की वफ़ात हुई। 18 सितंबर को जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की रियासत थी उस पे फ़ौज कशी की हिंदुस्तान ने, और पुलिस एक्शन किया और एनेक्सेशन या इदगाम का ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद 20 सितंबर 1948 को निज़ाम ऑफ दक्कन मीर उस्मान अली ख़ां के एक एजेंट ने, एक नुमाइंदे ने 10,07,940 पाउंड 9 शिलिंग की जो रकम है वो लंदन में हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे उनके बैंक अकाउंट में जमा करा दी। ये वेस्टमिनिस्टर बैंक का अकाउंट था। अच्छा, हो गई ये रकम जमा। उसके कोई एक हफ्ते बाद 27 सितंबर को निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान जो पुलिस एक्शन के बाद भारत की निगरानी में थे, उन्होंने एक ख़त लिखा बरतानवी हुक्काम को कि ये जो पैसे मेरे एजेंट ने जमा कराए हैं ये ट्रांजैक्शन मनसूख कर दिया जाए क्योंकि ये मेरी इजाज़त के बगैर ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है।
अब ये केस चलता रहा, भारत ने ये मुकदमा ठोका कि पाकिस्तान का जो क्लेम है, पाकिस्तान से ये रकम वापस ली जाए, और इसलिए कि असल वारिस हैं हुकूमत हिंदुस्तान और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के वारिस। बरतानवी अदालत ने बड़े सब्र से मुकदमा सुना। उस ज़माने के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्काइव्स थे वो भी पेश किए गए, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद उसने ये फ़ैसला दिया कि निज़ाम ने जो एक हफ़्ते बाद ये कहा कि जी मेरी इजाज़त के बग़ैर ये रकम पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की गई है, ये हम वैलिड नहीं समझते, इसलिए कि निज़ाम ने हो सकता है कि अंडर प्रेशर ड्यूरेस, ये अंडर ड्यूरेस जो है ये बात की हो, लिहाजा पाकिस्तान इस मुकदमे का एक फ़रीक है। इसका मतलब ये हुआ इस फैसले का कि अब पाकिस्तान के जो अखराजात हुए हैं कानूनी लड़ाई लड़ने में, वो भी भारत को अदा करने पड़ेंगे। बहुत खूब। दूसरे, भारत के मुकाबले में अब ये फैसला अदालत को करना है कि पाकिस्तान को ये रकम मिलनी चाहिए या नहीं। पूछने वाला था कि क्या ये भी होगा। तीसरी बात ये है कि जो 1 मिलियन पाउंड की जो रकम थी 68 साल में 3.5 करोड़ पाउंड हो गई, सूद दर सूद। इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी में है 5 अरब रुपए। ये मिल रहे हैं हमें? नहीं, अभी मिलेंगे नहीं, अभी ये अदालत फैसला करेगी। मैं तो खुश होने वाला था। शुक्र है ये जो है वाकया 68 साल वैसे गोले बड़े तेज हैं, ये नहीं देंगे, वरना कोहिनूर भी नहीं दिया यार। हाँ, वो तो खैर एक वो हमारा दावा तो नहीं है ना, वो तो भारत का दावा है। लेकिन शुक्र है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी पुराना ये केस था, वरना आजकल का होता तो दक्कन के निज़ाम की वीडियो आ जाती कि जनाब मैं अच्छा यार आप प्लीज यार ये देखें यार, ये अच्छा हमेशा पाकिस्तान के लिए एक कंदीलियत ले आता है। अच्छी खबर है, अच्छी खबर है कि जो पानी का मसला था कि जी हिंदुस्तान कश्मीर में डैम वैम तामीर कर रहा है, वो मुकदमा आर्बिट्रेशन कोर्ट में पाकिस्तान जो है वो हार गया था। तो उसके बाद ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि ये मुकदमा कम से कम थोड़ा सा आगे बढ़ गया। दूसरी अच्छी खबर भी सुना देंगे, टाइम जो है। दूसरी खबर जो है वो है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2016 की जो इंडेक्स है उसके हिसाब से एशिया में जो टॉप 200 यूनिवर्सिटियां हैं उनमें पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो 101वें नंबर पे है, ठीक है, यानी टॉप 100 में कोई पाकिस्तान, चलो खैर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 101वें नंबर पे है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट 121वें नंबर पे है। ये तो हो गई अच्छी बात। अच्छा, खित्ते में अगर हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये हो गई पाकिस्तान के हिसाब से अच्छी बात कि कम से कम खुदा का शुक्र है कि इतनी यूनिवर्सिटियों में से 2 जो हैं वो टॉप 200 एशियन यूनिवर्सिटीज़ में आ गई। लेकिन इसमें अजीब बात ये है कि ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर है। अफ़गानिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं है, पाकिस्तान की 2 हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी 1-2 होंगी, मगर ईरान की 8 है इसी टॉप 100 में। ओके, भारत की 16 है और चीन की 39 है। बांग्लादेश की नहीं, बांग्लादेश की नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो है हालात हैं आला तालीम के यहाँ। एक तरफ से ये खुशखबरी की बात भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कंपैरिजन करें अपने हमसायों से तो इतना फर्क है। अब हम अगर फर्ज करें, अगर हम भारत और चीन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यार देखिए पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा फर्क है। ईरान के साथ कंपेयर करके हम ऐसी बात शायद एक्सक्यूज मी लॉर्ड, मैं आपकी ये दलील देन एंड देयर यहीं पे रिजेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये क्यों फेंक रहे हो? नहीं, सुन लीजिए इस जो टॉप 100 की लिस्ट है उसमें नंबर 1 और नंबर 2 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिंगापुर की आई हैं दोनों, और सिंगापुर की आबादी यार मेरा ख्याल है कायदाबाद की आबादी के बराबर तकरीबन। यार ये ना करें क्या जी, कायदाबाद की आबादी जब लोग घर छुट्टी के लिए चले जाते हैं। हाँ। तो अब ये है कि इसका आबादी से कोई ताल्लुक नहीं। चलो ना खुश होने दो मुझे, ना इसका क्वालिटी और मयार से ताल्लुक है, डेडिकेशन वैसे ही मेरे दुश्मन है यार। हाँ, इसके अलावा मैं तो इसमें से पॉजिटिव साइड निकालूंगा कि 200 में से अगर हमारी 2 निकाल दो तो 0-0 बचते हैं, तो वो ऑब्वियसली यार। अच्छा ओके, क्या ये समझ में नहीं आई बात? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई यार। अभी आला तालीम की बात हो रही थी तो हाल में ये कुछ अजीब और गरीब सुनने के मिला है, ये कॉमसैट्स मैं उस पे आ रहा था, मुझे पता था भाई आने वाले हो यार। ये क्या स्टोरी है? रेक्टर को अभी डिसमिस किया गया है क्योंकि
उन्होंने 2005 में जो अपना थीसिस लिखा था वो 72% प्लेजराइज था। 72% जी, माशाल्लाह। यानी कि उसके पीछे तो फिर कागज ही रह जाते होंगे मेरे ख्याल में 28% जो उन्होंने इस्तेमाल किया। फुटनोट और टाइटल भी है, लेकिन जब और नाम तो ओरिजिनली था ना, अपना नाम लिखा हुआ था। वाइस चांसलर्स के केसेस नैब में जा रहे हो तो उस वक्त यार प्लेजराइजेशन नहीं सर, प्लेजराइजेशन इज समथिंग, देखें ये आपको ये नहीं पता कि मतलब थीसिस बिक रहे हैं, और अगर कोई मुझे पता है जी, पता है ना सर, तो फिर सांडे का तेल का पता है, तुम थीसिस की बात कर रहे हो यार, क्या हो गया? नहीं, प्लेजराइजेशन है इसमें ये है कि देखिए, एक तो अब इस पे बहुत तफसीला हुआ है कि सिर्फ पीएचडी फैक्ट्री लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, जो हमने एक तरह से की है, बिकॉज हम मेजर कर रहे थे कि जी इतनी पीएचडीज प्रोड्यूस हो, इतने पीएचडीज प्रोड्यूस है, वो पीएचडीज आगे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उसकी वजह ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह रिसर्च नहीं हो रही। जब रिसर्च नहीं होती तो ज़ाहिर है नेट पे जा कर के कॉपी पेस्ट करके, और भी अब तरीके आ गए हैं कि आप अगर ज़रा सा रीराइट कर लें तो वो गूगल उसको नहीं पकड़ सकता। ये बड़े बड़े, हमें आपको पता है, हम तो शॉर्टकट्स निकालने के माहिर ये होता है नुकसान। यूनिवर्सिटियाँ तुम लोगों ने 14 साल 20 साल पहले जो है वो कर ली हैं, उसके बाद से अब इस तरह की बातें तुम लोग इन टच ही नहीं हो यार, पता नहीं क्या हो रहा है। अब अगर आप तो अभी कॉलेज से आ रहे हैं, वक्त होता तो मैं बताता। मैंने वक्त है बताएं। मैंने तो अभी नापा से जो है 3 साल का कोर्स किया है। यूनिवर्सिटी नहीं है यार, क्या हो गया तुम्हें? फोर्थ जनरेशन के साथ मैं पढ़ा हुआ हूँ, 3 साल गुजारे हैं। मुझसे आप मुकाबला ना करें अपने दोनों का, इससे बेहतर है आप वक्फा ले लें। उस फोर्थ जनरेशन मुझे बताएं, फोर्थ जनरेशन किसी रोज उस फोर्थ जनरेशन को बुला लें, उनके तासुरात भी सुन लें इनके बारे में। बिल्कुल, डंके की चोट। अभी जब छुट्टी पे जाएंगे ना तो हमने यही करना है। बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेकरार हैं हम, कुछ मीडिया पे ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसके बारे में हमें बात ज़रूर करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब नॉर्मली तो हम मीडिया वाले लोग बड़े सख्त और सिनिकल संगदिल किस्म के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे भी पत्थर जैसे दिल पिघल जाते हैं। क्यों मुबशिर? और हाल में ही पिछले हफ्ते की बात है कि शो के बाद हम एक इश्तिहार देख रहे थे टीवी पे, क्यू मोबाइल का था, और बहुत ही खूबसूरत इश्तिहार है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, मैं तो रोने लग गया था। मुझे तो सबसे पहले उन्होंने दिखाया था मैं बैठा हुआ था, मेरे भी आंसू निकल रहे थे। अब देखो हमारे आंखों में से आंसू निकल रहे थे, बड़ा टचिंग ऐड था यार। बाप है, वो उसकी बेटी क्रिकेट की शौकीन है, वो उसको नहीं पसंद करता खेलना, लेकिन फिर आखिरकार राजी हो ही जाता। वो बड़ी सिंपल परफॉर्मेंस थी, बड़ी खूबसूरत बात थी, बड़ी इमोशनल। अब हमें इसमें इमोशन नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें इमोशन नहीं नजर आ रहा है, इसमें मोशन नजर आ रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं आपको बता दूं आपको। एक है मुसअत्तुल्लाह खान के ज़ाती दोस्त भी है, मेरा ख्याल है शायद बहुत अच्छे अंसार अब्बासी नहीं, ओरिया मकबूल जान ने भी यही इश्तिहार देखा है। उनको शायद कोई और चीज़ नजर आई। चले आप उनकी बात आपको सुना देते हैं एक दफा। उसके दौरान उसका एक सीन है जिसमें वो बॉलिंग कराते हुए आती है। जी, मुझे याद है अच्छी तरह कि पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड जो था, इस तरह की मूवमेंट जो थी, इसको फौज करार देते हुए हमेशा काट दिया करता था। और फिर उसके बाद ये भी कहा कि पेमरा पता नहीं क्यों सो रहा है और कोई इस पे नोटिस नहीं किस बात ले रहा। तो ये किस मोशन की ये कह रहे हैं कि वो बच्ची जहां बॉलिंग करा रही है वो जो है काबिल एतराज सीन है और उसको सेंसर कर देना चाहिए। अब वो है हमारे पास, हाँ बिल्कुल, ये चला रहे हैं। ये देखें अगर वो बच्ची अब बॉलिंग कराएगी, ये कराएगी और उससे ये बॉलिंग कराई है 1 2 आई थिंक 1.5 सेकंड्स नहीं, और यार 1.5 सेकंड 3 मिनट के ऐड में इनके ग्लासेस में जूम लगा हुआ है क्या? मतलब क्या ये कौन सी चश्मे हैं जिसमें से सिर्फ ओरियानियत मकबूल जान साहब हैं, तो जाहिर है ओरियानियत ही नजर आएगी बिल्कुल। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप किस दुनिया में रहते हैं, क्या आप चाह रहे हैं, किस नजर से आप चीजों को देख रहे हैं। ऐसी खामी की जानिब तवज्जो दिलाइए जिसकी जानिब आपका ध्यान नहीं गया। दिस इज वेरी सिंपल यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हाँ दैट्स ट्रू। वैसे लेकिन हेलो वो परसेप्शन
सर बेटियां, मुझे तो इसमें बिल्कुल लगा कि जैसे मेरी बेटी है और वो ऐसे खेल रही है। बादलों में भी ऐसी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, तो ये तो यार पता नहीं क्या है कि यार ये देखो कुत्ता ही नहीं है, कुत्ता नहीं, लेकिन आप हाइट ऑफ इमेजिनेशन की तो दाद दीजिए। हाँ, इमेजिनेशन भी सर, इमेजिनेशन इसे कहेंगे या मतलब कंटेमिनेशन कहेंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आप एक सिंपल ऐड के ऊपर आप नेशनल टीवी पे बैठ के एक डिबेट में ये क्या वो करना चाह रहे हैं कि क्या वो, मेरा ख्याल है पता है बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये नहीं है कि वो बॉलिंग कर रही थी या वो जो कुछ भी मोशन बकौल जान साहब के, बात यह है कि वो खातून है और किसी भी खातून का जीना, हंसना, चलना, सोना, खाना पकाना, क्रिकेट खेलना है ही इंट्रिंसिकली ऑब्सीन। मतलब खवातीन को क्रिकेट में बॉलिंग नहीं करानी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करना चाहिए ना सर किसी भी हालत में। तो क्या करे, ग्राउंड में जाके खड़ी हो जाए या और ये मकबूल साहब का इंतजार करेंगे, वो आकर के जो है ना उन्हें पहले अदबी तरीके बताएंगे कि आप जो है बुर्का पहन के सिर्फ बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग नहीं मैं ख्याल है कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे इसी शो में उदय साहब ने एक और बात भी बड़ी मज़ेदार की है, मुझे उसकी इतनी समझ नहीं आई क्योंकि मैं वैसे ही आपको पता है थोड़ा अंडर क्वालिफाइड, हाँ ना समझ, कंदील आपकी कम जलती है। बहुत खूब मुफ्ती साहब, ये सही नहीं। एनीवे पॉइंट इज कि वो भी जरा बात सुना दे ताकि शायद आप दोनों मुझे समझा सकेंगे कहना क्या चाह रहे हैं, जरा सुनाएं प्लीज। पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये जब किसी का बाइकाट करता है, जब किसी को उसको रास्ता नहीं देता तो वो सोशल मीडिया पे चला जाता है। अब सोशल मीडिया पे कौन लोग, मतलब फॉर एग्जांपल आपने आज तक कभी भी जिन लोगों पे आपने बैन लगाया कभी उनकी मौकफ नहीं सुना, और आपने कह दिया कि जनाब वहां धमाका हुआ, फलां ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, आपने उसके बाद कभी किसी को लाइन पे लाने की कोशिश नहीं की और आपने इसको मलाइन किया और उसके बाद वो चल पड़ा। चले जरा, ये क्या मतलब? ये कह रहे हैं कि अगर कोई खुदकुश हमला हुआ तो जिसने हमला किया है उसको आप लाइन पे लें और उससे मौकफ सुने कि उसने क्यों पाकिस्तानियों को, बेगुनाह पाकिस्तानियों को मारा है, प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि बैलेंस शो तो इसी तरह होगा ना कि कातिल का भी मौकफ दिया करें, या जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है उनको भी पूछे कि असल में आपने जिम्मेदारी कबूल की है। देखो मुझे याद है, मुझे नहीं पता इन्होंने ये मसला क्यों उठाया है, अब नेशनल एक्शन प्लान से पहले तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मैंने देखा कि वो तालिबान के नुमाइंदों को डायरेक्ट लाइन पे लेते थे और उन्हें फ्री एयर टाइम मिलता था लामहदूद किस्म का, और उस पर चीखो पुकार जो था वो होता था, लेकिन उस पर मेरा ख्याल है और ये साहब खुश थे। दूसरी बात ये है कि कई ममालिक हैं दुनिया के, मसलन जैसे IRA ब्रिटेन में, ठीक है, वो लाख जमहूरी मुल्क सही, लेकिन अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एयर टाइम नहीं मिले, और जिसको रियासत ने कल अदम करार दे दिया है तो उसको मीडिया नहीं ले सकता। अच्छा, और ये दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में है, मुझे कोई ऐसे मुल्क की मिसाल याद नहीं है जिसने किसी तंजीम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया और उसने उसे फ्री एयर टाइम भी दिया हो। नेशनल एक्शन प्रोग्राम से पहले तक जी इन लोगों को एयर टाइम मिलता था। बिल्कुल मिलता था। वीडियोस तो अपनी जगह सर, वीडियोस तो अपनी जगह, एयर टाइम मुझे बिल्कुल याद है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद अपनी जगह सर, एहसानुल्लाह एहसन, और मुझे याद है कि हमला हुआ, ठीक है, पहले हमले की फुटेज चली, वही सैड म्यूजिक वगैरह वगैरह एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसके बाद और अब लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा एहसानुल्लाह एहसन, और फिर उसके बाद बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह एहसन साहब हमारे से बात करने की। यार खुदा का खौफ करो, पागल हो गए। लेकिन ये सब हुआ है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त ये बात करने का क्या मकसद है। कोई मकसद नहीं सर, इनकी किसी भी बात का कोई मकसद नहीं है सर, तो मतलब ऐसा भी नहीं, ऐसा ही है यार। चले, लेकिन मतलब आप देखें कोई भी बात करते हैं ना, जाहिर है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट या कॉलमिस्ट हैं, आपको लोग आपको पढ़ते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए जो कुछ आप लिखते हैं या बोलते हैं उस पर आप पे जिम्मेदारी आयद होती है। ये नहीं होता कि आप भी जो है ना यहाँ पे कंदील बलोच को बुला करके उसका इंटरव्यू कर लें, वो आप रेटिंग्स के लिए बहुत कोई अच्छी चीज़ हो जाएगी, लेकिन आप क्या लोगों को मैसेज शो बड़ा मजेदार था यार, मतलब मजाक के अलावा यार मैंने भी देखा, आपने भी देखा, हम सबने देखा, मैं तो घर जाके दोबारा भी देखूंगा। चले आप बिल्कुल देखें, मैं तो बार-बार देखूंगा। लेकिन आप जरा हटके में ना मुफ्ती कबीर को बुलाएंगे ना कंदील बलोच को बुलाएंगे। सही बात है। ओ हां, मतलब दिल चाहना अपनी जगह, लेकिन आप बुलाएंगे नहीं, इसलिए कि कुछ एडिटोरियल पैरामीटर्स आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, भले आपका दिल कुछ भी चाहता हो। और जो भी हम कहते हैं ऑब्वियसली हमारे, देखिए हम किसी सेक्टर को या किसी क्वार्टर को केटर नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों के लिए एक चीज़ कर रहे हैं ना, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सारी सूरत हाल में क्या इन्फॉर्मेशन, जिस बात
पे हमने हमजा अली अब्बासी और उसकी भी जो डिबेट यही की थी कि भाई आप एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ को लेकर के आप आ जाएं, बैठ जाएं तो जाहिर है झगड़ा होना लाजमी है, 100%, ठीक है ना। और एक दूसरे को वो हो गई, लड़ाई होगी और फिर वो सोशल मीडिया पे आएगी, आपकी रेटिंग होगी और सब, लेकिन क्या मतलब इससे जो नुकसान हो रहा है, हाँ, इससे मसले तो हल नहीं होंगे, रेटिंग बढ़ सकती है। एग्जैक्टली। हाँ, चले तो सर वैसे रेटिंग के लिए तो होता है हाँ बस ठीक है यार, अभी दफा करो ना, इसकी हमारा क्या ताल्लुक रेटिंग से? हाँ ये भी है, ये भी सही है। चल मैं अब एंड करते हैं मोशी साहब। आप करें? नहीं आप करें। नहीं आपने क्योंकि शो भी देखना है तो आप कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया देखने का। अब हम कल ही मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी चैनल पर।